करंट कैरिंग वायर के बाद, लंबे सीधे धारावाही तार के बाद अगला सिस्टम जिसके लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं बायो सावर्ट लॉ की मदद से, तो अगला सिस्टम है सर्कुलर करंट लूप। एक वायर इस तरह का सर्कल के फॉर्म में एक टर्न या बहुत सारा टर्न रह सकता है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को जाना है और एक्सियल पॉइंट पर जाना है, यानी ऐसा पॉइंट जो उसके एक्सिस पर हो। वृत्तीय धारा लूप, वृत्तीय लूप रहेगा। धारा लूप के कारण अक्षीय बिंदु पर, अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हम लोग को जाना है बायो सावर्ट लॉ के नियम के मदद से। तो इसको हम लोग थोड़ा 3D डायग्राम है, इसको समझने के लिए सर्कुलर लूप हो गया। यहाँ पे एक्सियल पॉइंट करने का मतलब इसके एक्सिस पर जो पॉइंट होगा, इसका एक्सिस हो गया यहाँ से, जिसके बाद इसको वैसे घुमा सकते हैं। तो एक्सिस पर पॉइंट मतलब मान लेते हैं यहाँ पर। अब इसके लिए डायग्राम बनाना है तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। ये 3D डायग्राम है, सर्कुलर लूप हो गया और मान लेते हैं इसमें करंट इस तरफ चल रहा है, मतलब इस तरह से, मतलब बाहर वाला हिस्सा में नीचे आ रहा है और हम लोग से दूर वाले हिस्से में ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर से इस तरह से नीचे। यानी अगर दाएं हाथ से अगर हम घूमेंगे तो दाहिने हाथ से घूमने के लिए हम इस पर परपेंडिकुलर हाथ रखेंगे, तो हम बता रहे हैं इस तरह से करंट। अगर करंट का डायरेक्शन हम इस तरह से निकलाते हैं तो हम लोग इसके परपेंडिकुलर हाथ रखते इस तरह से हथेली को, और तब इस तरफ होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग मान लेते हैं कि करंट ऐसा लेते हैं ताकि इधर इस तरफ अंगूठा रह जाए, यानी इस तरह से, और इस एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं। और एक्सिस पर ही एक पॉइंट P है जहां पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड जानना है। P पॉइंट एक्सिस पर है और एक्सिस पर के लिए उसके लिए इंफॉर्मेशन है कि सेंटर से, लूप के सेंटर से P का डिस्टेंस मान लेते हैं D है। तो यही सिस्टम है, सर्कुलर लूप है, करंट I चल रहा है। करंट को बार फिर से बता रहे हैं, करंट का मतलब हाथ को रखना है इस तरह से लूप में, इसके परपेंडिकुलर रखना है इस तरह से और ऐसे घूमना है। अगर ऐसे करंट होगा तो ऐसे घूमना है। तो कैसे लेना है हाथ को, अंगूठा मतलब इसके एक्सिस की तरफ आ जाए, इस तरह से हम लोग को इस पर घुमाना है हाथ को। हथेली को ऐसे घुमाएंगे कि अंगूठा एक्सिस पर हो जाए, या तो अंदर की तरफ या तो इधर। एक्सिस में 2 डायरेक्शन, तो इस हिसाब से हम लोग घूमेंगे। और पॉइंट P जिस पर इस करंट कैरिंग लूप के कारण हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड जाना है, सेंटर से, लूप के सेंटर से, लूप के केंद्र से D डिस्टेंस पर है। और जिस लूप पर हम बात कर रहे हैं उस लूप का रेडियस हम मान लेते हैं, यहाँ रेडियस को हम लोग A से डिनोट करते हैं। क्योंकि R हम लोग बायो सावर्ट लॉ में R को एलिमेंट से डिस्टेंस के लिए दिखलाते हैं, तो यहाँ पे रेडियस के लिए R नहीं यूज करके रेडियस को हम लोग A यूज कर रहे हैं। तो सिस्टम के बारे में जानकारी होगी और हम लोग को क्या करना है, उस सिस्टम के कारण एक्सिस पर जो पॉइंट है सिचुएटेड स्थित बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड जाना है। तो फिर वही काम करेंगे पूरे वायर के लिए। हम लोग के पास तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं डायरेक्ट, तो हम लोग बायो सावर्ट लॉ लगाएंगे। बायो सावर्ट लॉ के लिए हम लोग यहाँ एलिमेंट लेंगे, इस वायर का छोटा एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ 2 एलिमेंट लेना है, यहाँ हम लोग को एक एलिमेंट की जगह 2 एलिमेंट लेना ज्यादा सुविधाजनक होता है। और दोनों एलिमेंट डायमेट्रिकली अपोजिट, यानी एक डायमीटर के अपोजिट किनारे पे, एक अगर यहाँ लिए तो दूसरा उसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट, व्यास के 2 विपरीत किनारों पर। अगर हम इस जगह लेते हैं तो इससे जो व्यास बनता है फिर यहाँ लेते हैं, अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो व्यास डायमीटर के ठीक अपोजिट। तो 2 डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ले रहे हैं, करंट एलिमेंट मान लेते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस पॉइंट को M मान लेते हैं, इस पॉइंट को N मान लेते हैं। अब आइडियल का डायरेक्शन वहां कैसा होगा, तो इसके लिए हम लोग इस 3D डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, छोटा सा एलिमेंट, इस पर टेंजेंट खींचेंगे।
जैसे इसको अगर हम फर्दर इससे करें तो यहाँ पर जो एलिमेंट है इस पर हम टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट इस तरफ है तो टेंजेंट इधर आइडियल का डायरेक्शन होगा, और यहाँ नीचे इस तरह से। तो दोनों पे सब लोग समझते हैं, ऊपर में डायरेक्शन इस तरफ और नीचे इस डायमेट्रिकल अपोजिट इस पॉइंट में व्यास के विपरीत किनारे पे इस तरफ होगा। इसको अगर हम यहाँ पे बनाएं तो देख सकते हैं यहाँ बाहर की तरफ और यहाँ अंदर की तरफ होगा। क्योंकि 3D डायग्राम है तो इसको हम लोग बोर्ड पर दिखाने के लिए जैसे जेड एक्सिस थोड़ा तिरछा करके दिखाते हैं, इस तरह से दिखा देते हैं। पॉइंट एम पर आइडियल का डायरेक्शन बोर्ड पर दिखा रहे हैं लेकिन बोर्ड के परपेंडिकुलर है और हम लोग की तरफ है बाहर की तरफ। यहाँ हो गया आइडियल और एन पर आइडियल हो जाएगा अंदर की तरफ। इसको हम लोग इसी तरह से लेकिन बस एरो दूसरे डायरेक्शन दिखाते हैं आइडियल। फिर वेक्टर आर क्या था, एलिमेंट से पॉइंट पी की तरफ, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से मिला देंगे, यही हो जाएगा वेक्टर आर। उसी तरह इसके लिए वेक्टर आर कौन हो जाएगा, यहाँ से पी को मिलाएंगे, वेक्टर आर यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन चूंकि दोनों एलिमेंट अलग है तो यहाँ आइडियल है तो यहाँ आइडियल डैश मान सकते हैं, यहाँ आर डैश ले सकते हैं। वैल्यू में दोनों सेम है, सिर्फ डायरेक्शन वाइज अलग है, एक बाहर था एक अंदर था तो एलिमेंट का नाम थोड़ा सा डैश लिख करके चेंज कर दिए। यहाँ पे आर का वैल्यू, यहाँ जो आर का वैल्यू दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों अलग है, इसलिए यहाँ पे आर डैश कर दिए। अब बायो-सावर्ट लॉ से अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट पर इस एलिमेंट के कारण डायरेक्शन किधर होगा उसको देखते हैं। तो जैसा कि अभी बता रहा था 3D में इस तरह से, तो आइडियल इधर है और आर इस तरह का डायग्राम। अगर हम ध्यान दें तो दोनों के बीच बाहर की तरफ आइडियल और आर इस तरफ है, तो डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं दोनों प्लेन के बीच जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। उसी तरह की सिचुएशन यहाँ होगा, बस यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो दोनों जगह हम देख सकते हैं कि आइडियल और आर दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। आइडियल आर पर परपेंडिकुलर है, आइडियल डॉट आर डॉट पे परपेंडिकुलर है। दरअसल इस पर जितना भी एलिमेंट लेंगे उस सब के लिए आइडियल और आर के बीच 90 डिग्री बनेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर जब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जानेंगे इस एलिमेंट के कारण, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्शन के लिए आइडियल क्रॉस आर लगाएंगे। तो आइडियल क्रॉस आर करने का मतलब इस तरह से, तो यहाँ पर हम लोग आइडियल बाहर की तरफ आर इस तरफ है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल अगर लगाएंगे तो आइडियल की तरफ हम लोग हाथ इस तरह से राइट हैंड को इस तरह से रखेंगे और आर की तरफ इस तरह से घूम जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड के लिए ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाना है, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो आइडियल की तरफ राइट हैंड को, पहला वेक्टर आइडियल क्रॉस आर, तो आइडियल की तरफ हाथ खोल के रखेंगे और जब भी हाथ रखेंगे इससे परपेंडिकुलर रखेंगे, दोनों के आइडियल और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस तरह से, ऐसा नहीं थोड़ा सा तिरछा आएगा, तो इसके कारण आइडियल क्रॉस आर अंगूठा किधर आ रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, यानी इस जगह मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसको हम लोग डी बी ड्यू टू एलिमेंट एम, अवयव एम के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, अवयव के कारण इसलिए डीबी से डिनोट कर रहे हैं, और एम के लिए है इसलिए एम सफिक्स में इसके लगा देते हैं। अगर हम उसी तरह इसमें बात करेंगे तो आइडियल अंदर की तरफ आर इस तरह से है, तो यहाँ पे हम इस तरफ से राइट हैंड दोनों के परपेंडिकुलर इस तरह से रख सकते हैं, इस तरफ थोड़ा तिरछा, यानी इसके परपेंडिकुलर। इसको हम नाम देते हैं डी बी एन। इस पॉइंट पर जो पॉइंट पी हम लोग बोल रहे थे, पॉइंट पी, यहां पे हम लोग एक्स के परपेंडिकुलर इधर वाई एक्सिस मान लेते हैं। अब अगर यहां पर हम बात करें कि इस जगह थीटा माने अगर, तो सिमेट्री के हिसाब से एक रुकता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर इस तरफ थीटा है तो इस तरफ भी थीटा होगा, क्योंकि इस पर 90 है तो इस पर भी 90 है,
तो इस डीवीएम जितना इस लाइन के साथ बनाएगा उतना इस लाइन के साथ बनाएगा, इधर भी वही स्थिति होगी। तो थीटा यहाँ 90, तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ 90 माइनस थीटा, यहाँ 90, तो यहाँ भी थीटा। उसी तरह का सिचुएशन इधर भी बनेगा। तो डायग्राम को हम लोग समझ गए। दो एलिमेंट लिए डायमेट्रिकली अपोजिट, व्यास के विपरीत किनारों पर m और n पर आइडियल का डायरेक्शन 3D के हिसाब से यहाँ बाहर की तरफ और n पर नीचे अंदर की तरफ हो गया था। तो इधर और इस तरफ r और आइडियल के बीच 90 डिग्री था, इसको भी देख लेते हैं। आइडियल बाहर की तरफ, r इस तरफ, दोनों के बीच 90 डिग्री। उसी तरह यहाँ भी था 90 डिग्री, आइडियल r के परपेंडिकुलर था। फिर इस पॉइंट पर इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड के लिए आइडियल क्रॉस r लगाए थे। आइडियल देखने में फिगर तो यहाँ दिखा रहा है, लेकिन जो असली होगा डायरेक्शन इस तरफ होगा। इससे हम r की तरफ मोड़ेंगे तो प्लेन इस तरह का बन रहा है, तिरछा प्लेन बन रहा है। तो इसके परपेंडिकुलर यानी इसके परपेंडिकुलर डीवीएम, इसके परपेंडिकुलर डीवीएम। डीवीएम को हम लोग यहाँ मान ले रहे हैं कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाना है दोनों। थीटा में यहाँ है, यहाँ 90, तो यहाँ 90 माइनस थीटा, यहाँ भी 90 माइनस थीटा, यहाँ 90 माइनस थीटा, यहाँ 90, तो यहाँ थीटा। तो डायग्राम के बारे में हम लोग सब कुछ समझ गए। अब हम लोग बायो सावर्ट लॉ लगाएंगे। तो m पर जो एलिमेंट है उसके लिए हम लोग डीवीएम या डीवीएन अगर दोनों बात करें तो डीवीएम और डीवीएन दोनों के लिए μ0/4 पर आइडियल r दोनों के बीच sin थीटा sin 90 हो जाएगा। तो सब सिचुएशन सेम है, तो हम कह सकते हैं कि डीवीएम और डीवीएन दोनों का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भले ही अलग है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बायो सावर्ट लॉ से μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा, तो sin 90 डिग्री, दोनों के बीच आइडियल और r के बीच 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यानी r का स्क्वायर। तो इस तरह से दोनों का एलिमेंट, दोनों का वैल्यू सेम है। हम लोग मान सकते हैं दोनों के लिए हम लोग सिंबल मान लेते हैं db डैश। इस दोनों को हम लोग db डैश मान लेते हैं। तो db डैश कितना हो गया, μ0/4 पाई आइडियल बाय r स्क्वायर। db डैश dbm और dbn दोनों का मैग्नीट्यूड है, दोनों सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं अलग अलग। और दोनों के इक्वल होने के कारण दोनों का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, दोनों का जब हम परिणामी सदिश निकालेंगे, तो हम देखेंगे दोनों का रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से तरफ आएगा, जिसको अभी हम थोड़ा देर में देखेंगे भी। लेकिन चूंकि दोनों का एक्स एक्सिस की तरफ आना और किसी भी जैसा भी इस लूप में हम ऐसा जितना भी पेयर लेंगे दो एलिमेंट का जो डायमीटर के अपोजिट एंड पे है, डायमेट्रिकली अपोजिट है, व्यास के दोनों किनारे पर है, तो ऐसा ऐसा जितना भी हम लोग पेयर लेंगे सब के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट आएगा एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। यानी जब सब एक्स एक्सिस की तरफ आएगा तो हम सीधा उसको जोड़ सकते हैं और तब सभी को इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस दोनों का रिजल्टेंट एक्स एक्सिस की तरफ कैसे आता है। यानी पहले आप इस हम लोग जो है पॉइंट P पर फॉर मैग्नेटिक फील्ड at P due to both elements, दोनों अवयवों के कारण P पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं क्या होगा। उसके लिए क्या करना है इसको कर देखते हैं। दो वेक्टर को जोड़ने के लिए हम लोग के पास
एक कंपोनेंट मेथड है, यानी हम इस दोनों को जोड़ने के लिए दोनों का x कंपोनेंट निकालते हैं, दोनों का y कंपोनेंट निकालते हैं। x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ जोड़ेंगे, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट के साथ जोड़ेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। कंपोनेंट हम लोग देखते हैं, x कंपोनेंट ऑफ dBm का x अवयव, फॉर्मूला से हम लोग जान रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे dB, इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग dBm और dBm दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, जिसके लिए हम लोग कॉमन सिंबल dB डैश ले रहे हैं, तो dB डैश, और x किस तरफ लेना है, तो x के साथ dBm एंगल थीटा बना रहा है, तो उस एंगल का cos लेंगे, यानी cos थीटा। फिर हम लोग x कंपोनेंट लेंगे, या पहले dBm का ही काम कर लेते हैं, y कंपोनेंट ऑफ dBm, इसी dBm का मैग्नीट्यूड तो वही होगा dB डैश, और y एक्सिस से जब बोल रहे हैं तो यहाँ अगर थीटा है तो y एक्सिस से 90 माइनस थीटा होगा, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो dB डैश sin थीटा। फिर हम x कंपोनेंट निकालते हैं, dBn, dBn का भी मैग्नीट्यूड dB डैश, और x के साथ थीटा बना रहा है cos थीटा, और y कंपोनेंट के लिए dBn का y कंपोनेंट dB डैश, और dBn y के साथ थीटा प्लस 90, y इधर है, नेगेटिव y नहीं लेना है, तो dBn और y के बीच 90 प्लस थीटा बन रहा है, इसलिए cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो माइनस sin थीटा। तो दोनों के रिजल्टेंट को जानने के लिए हम लोग dBm का x कंपोनेंट को dBn के x कंपोनेंट जोड़ते हैं, dBm के y कंपोनेंट को dBn के y कंपोनेंट जोड़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि dBm और dBn का y कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, प्लस माइनस, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और टोटल रिजल्टेंट जो बचेगा इस दोनों का, हम लोग इसको सिंबल दे देते हैं dB ड्यू टू n प्लस n, यानी इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड m और n दोनों एलिमेंट के कंबाइंड इफेक्ट के कारण दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो यहां से देख सकते हैं y कैंसिल हो गया, तो सिर्फ x अगर बचेगा, और x कंपोनेंट टोटल हो जाएगा dB डैश cos थीटा, dB डैश cos थीटा, यानी 2 dB डैश cos थीटा, और डायरेक्शन y तो y कैंसिल हो गया, तो सिर्फ x एक्सिस, यानी इसका डायरेक्शन होगा अलोंग x एक्सिस, x अक्ष के तरफ। अब हम यहां से dB डैश को यहां रख सकते हैं, dB का वैल्यू हो जाएगा μ0/4 पाई I dl/r², cos थीटा यहां से हम लोग देख सकते हैं cos थीटा हो जाएगा बेस, इस थीटा के लिए यहां बेस हो गया आधार, बेस बाय हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, यानी a/r, तो cos थीटा हो गया a/r, डायरेक्शन यही रहेगा अलोंग x एक्सिस, तो dBm प्लस n के कारण क्या होगा, ध्यान यही देना है कि जो भी मैग्नीट्यूड आया, लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि dBm m और n दोनों एलिमेंट के कारण रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ दोनों एलिमेंट के कारण x एक्सिस की तरफ बच रहा है, यानी लूप के एक्सिस की तरफ बच रहा है, और ऐसा इस लूप के किसी भी दो इसी टाइप के एलिमेंट, यानी जो डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, व्यास के दो विपरीत किनारों पर होगा, उसके लिए सब के लिए डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ बचेगा। तो अब यहाँ जोड़ना आसान रहेगा, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग सिंपल जोड़ सकते हैं, और ऐसा ऐसा बहुत सारा एलिमेंट के लिए जोड़ने का सबसे सही तरीका है इंटीग्रेशन। तो हम लोग पूरे लूप के लिए इस dBm प्लस n को इंटीग्रेट करते हैं, तो dBm प्लस n को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू होल लूप,
पूरे लूप के कारण P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट हो गया 2 म्यू 0/4 भी कांस्टेंट है, 10⁻⁷ इसका टोटल वैल्यू। I स्टेडी करंट है, इस लूप में चलने वाला करंट स्टेडी है, स्थिर धारा है, इसलिए कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे। R² × R3। ध्यान देना है कि R किसी भी पॉइंट से, इस लूप के किसी भी पॉइंट से पॉइंट P का डिस्टेंस सेम होगा, यानी R सब के लिए सेम होगा। इसको इस तरह समझ सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं लूप है और एक्सिस यही हो गया, यहाँ पर पॉइंट P है, किसी भी जगह से कोण के जैसा बन रहा है, सब जगह से डिस्टेंस सेम होगा, यानी R सेम है, तो R को भी हम लोग निकाल देते हैं, R² और R³ बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से। A रेडियस है, रेडियस सब जगह रेडियस तो लूप का कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रेशन सिर्फ बचा dl, डायरेक्शन वही रहेगा along एक्सिस, along x एक्सिस। I कैप भी लिख सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन करना है, dl को इंटीग्रेट करने का मतलब टोटल लेंथ। तो अगर हम लोग टोटल लेंथ देखेंगे तो लूप का टोटल लेंथ, लूप का ही एलिमेंट था, जब हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल लेंथ होगा लूप का। लूप सर्कुलर है, इसलिए उसका टोटल लेंथ, उसकी पूरी लंबाई, उसके परिधि की लंबाई बराबर होगी सर्कमफ्रेंस 2πr, यहाँ रेडियस a लिख रहे हैं 2πa, लेकिन हम लोग सिर्फ आधा लेंगे, इसीलिए कि दो एलिमेंट लिए हैं, और जब दो एलिमेंट लिए हैं तो इसको समझते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करने में हम लोग इसको 0 to 2πa नहीं कर सिर्फ πa करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि फिर से इसको देखते हैं, अगर हम यहाँ एक एलिमेंट लिए हैं और यहाँ एक एलिमेंट लिए हैं, तो जब भी बात कर रहे हैं, इसमें जो 2 लिए थे इंटीग्रेशन के कारण, दोनों एलिमेंट को जोड़ने के कारण आया था, तो जब भी हम इसके बाद बढ़ेंगे दूसरे एलिमेंट को चुनेंगे तो यहाँ भी दूसरा एलिमेंट इसके लिए यहाँ बन जाएगा। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक घूमेंगे तो यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक घूम जाएगा और लूप कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम 2πa घूम जाते हैं, यानी एक एलिमेंट को लेकर हम यहाँ से यहाँ तक घूमेंगे तो यहाँ वाला भी घूम जाएगा और डबल लूप बन जाएगा, रिजल्ट दुगना आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर चूंकि 2 पहले से आ चुका है, हम दो एलिमेंट ले चुके हैं, इसलिए इंटीग्रेशन में टोटल लेंथ नहीं लेकर के लूप का हाफ लेंथ लेंगे सेमी सर्कुलर का। तो 0 से πa इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन के बाद dl की जगह πa हो जाएगा, लेंथ टोटल लेंथ πa, और इसको सॉल्व करेंगे। b पर एरो दे दिए हैं क्योंकि along एक्सिस से डायरेक्शन भी क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 करके 2 बचेगा, π कैंसिल हो जाएगा, I a into a स्क्वायर हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा b बराबर μ0 I a स्क्वायर बाय 2r3। जो रिजल्ट है लास्ट एक्सप्रेशन हम लोग के नोन क्वांटिटी में आना चाहिए, या नोन क्वांटिटी गिवन क्वांटिटी, जो ज्ञात क्वांटिटी है, करंट है, लूप का रेडियस है, और पॉइंट जिस जगह है सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है d, इस तीनों के तीनों हम लोग जान रहे होंगे, सिस्टम में यही तीनों दिया हुआ था, तो इसी के फॉर्म में रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ r को हम लोग को कन्वर्ट करना होगा, और आसानी से देख सकते हैं इस ट्रायंगल से, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल से, कि r को हम लोग r स्क्वायर पाइथागोरस से a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से r को से लिखेंगे तो उधर जाके रूट यानी पावर हाफ हो जाएगा, और r क्यूब करेंगे तो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर पर 3/2 हो जाएगा। तो लास्ट रिजल्ट हो गया फाइनल b के लिए μ0 I रेडियस स्क्वायर, a रेडियस है 2, और r क्यूब की जगह a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर पर पावर 3/2 along एक्सिस ऑफ लूप के एक्सिस के तरफ
लूप का एक्सेस करने का मतलब करंट के हिसाब से राइट हैंड से करंट की तरफ टर्न करेंगे, अंगूठा लूप का एक्सेस होगा। इस बात को हम लोग परंपरा के रूप में याद रख सकते हैं। कन्वेंशन है कि लूप का एक्सेस करने का मतलब करंट की तरफ घूमना है, जिधर अंगूठा आएगा वही लूप का एक्सेस होगा। और हम लोग इसीलिए इस एक्सेस को करंट की तरफ चल के उस एक्सेस को एक्स एक्सेस माने थे। तो इसका ध्यान रखना है, एक्सेस ऑफ लूप मतलब अंगूठा की तरफ करंट के हिसाब से करंट के डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो लूप एक्सिस हो जाएगा, अंगूठा लूप का एक्सिस हो जाएगा। अगर करंट ऐसा होता है तो लूप का एक्सिस इधर हो जाता है। तो फाइनल रिजल्ट लूप के लिए, सर्कुलर करंट लूप के लिए यही एक टर्न के लिए है। अगर ऐसा एन टर्न्स होता, नोट करके हम लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ एक बार, तीन बार, दो बार, तीन बार, बार बार तार अगर लपेटा हो रहा था तो अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होता, यानी फेरों की संख्या या लपेटन की संख्या, तो बी का जो भी फॉर्मूला आया है उसमें सिर्फ एन इंटू हो जाता और रिजल्ट इस टाइप का होता है। एन मल्टीप्लाई कर देंगे अगर एन टर्म्स इसमें रहेगा तो लूप के लिए एक्सियल पॉइंट पर इस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला यही है, एक्सप्रेशन ए और डी दिया रहेगा, आई दिया रहेगा, इसको पुट करके हम लोग बी निकाल सकते हैं। अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं कि अगर हम इस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसी रिजल्ट से हम लोग इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको पा सकते हैं। अगर ऐसा सोचें कि P अगर O पे आ जाए, जैसे हम इसको नजदीक लाएंगे तो D घटेगा और जैसे हम सेंटर पे आ जाएंगे तो D घट के जीरो हो जाएगा। तो इस रिजल्ट में अगर हम D का वैल्यू जीरो रख देंगे तो D का वैल्यू जीरो कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा B म्यू जीरो आई ए स्क्वायर टू डी जीरो है, हट जाएगा, ए स्क्वायर पे पावर 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए पर क्यू बचेगा, ए स्क्वायर पे पावर 3/2, 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा म्यू जीरो आई ए स्क्वायर टू ए क्यू, 2 और 2 कट जाएगा और ए स्क्वायर ए क्यू करके फाइनल जो रिजल्ट होगा बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए स्क्वायर हट जाएगा 2a। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर से याद दिलाते हैं, अगर लूप में n टर्न्स हुआ तो हम लोग इफ लूप हैज n टर्न्स, यानी यदि लूप के पास n फेरे हो, n बार तार लपेटा गया हो तो b बराबर सेंटर पे n म्यू जीरो आई बाई 2a होगा। और इस फॉर्मूला से एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.1 बना सकते हैं हम लोग। आसान है, n का वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, फेरों की संख्या दी हुई है, विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है इस लूप में उसके बारे में दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, सबको रखेंगे। म्यू जीरो का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ रख करके b का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो अभी हम स्पेशल केस में एक एक्सियल पॉइंट का जनरल रिजल्ट लाकर अक्षीय बिंदु पर एक सामान्य सूत्र लाकर के उसके विशेष परिस्थिति के रूप में सेंटर पर फॉर्मूला है। अगर हम चाहें तो इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक इंडिपेंडेंट प्रूफ देख सकते हैं, एक अलग से प्रूफ दे सकते हैं। यानी अगर एग्जाम में सिर्फ सेंटर पे क्वेश्चन पूछ दिया कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और 2 मार्क्स का पूछेगा तो इतना लंबा चौड़ा नहीं दे करके शॉर्ट इस रिजल्ट को यूज करेंगे। देखते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट एट इट्स सेंटर, डायरेक्ट इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। मान लेते हैं इसी तरह से एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट आई चल रहा है और इसका रेडियस a है, जैसा कि हम लोग देख रहे थे इससे पहले। यहां पर हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, पहले इस एलिमेंट के कारण बायो सावर्ट लॉ लगाएंगे।
एलिमेंट पर अगर हमको डायरेक्शन लेना है आईडीएल, तो आईडीएल का डायरेक्शन हम लोग जानते हैं कि जिस पॉइंट पर एलिमेंट ले रहे हैं उस पर टेंजेंट लेंगे, और टेंजेंट में भी जिस तरफ करंट है तो करंट अभी हम लोग इस तरफ ले रहे हैं तो इस तरफ हो जाएगा आईडीएल का डायरेक्शन। एलिमेंट से पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पर, केंद्र पर, तो एलिमेंट से इसको मिलाएंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर आर वेक्टर और आर का मैग्नीट्यूड रेडियस ही हो जाएगा, तो और दोनों के बीच आईडीएल और आर के बीच जो एंगल है थीटा, थीटा 90 डिग्री है। हम लोग जानते हैं रेडियस और टेंजेंट के बीच, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री बनता है, तो उस हिसाब से थीटा को यहाँ अगर हम 90 रख दें, आर के जगह रेडियस रख दें, तो डीवी बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन 91 हो जाएगा और ए स्क्वायर। अब टोटल लूप के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप के कारण पूरे इसके केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेट करते हैं इसको, कांस्टेंट बाहर रहेगा म्यू 0/4 पाई आई कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, रेडियस कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल का होगा, यानी लेंथ, टोटल लेंथ हम लोग को लेना है। यहाँ हम लोग एक ही एलिमेंट लिए हैं, जैसे पिछले एक्सियल पॉइंट में हम लोग 2 एलिमेंट लिए थे, तो इधर से आधा घूमे थे, इधर पूरा हो गया था, इसलिए हम आधा ही लिए थे इंटीग्रेशन में। क्योंकि यहाँ एक ही एलिमेंट लिए हैं, तो जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम जब रन कराएंगे इस एलिमेंट को, तो हमको पूरे लूप के लिए पूरा लूप ढूंढना पड़ेगा, यानी 2 पाई ए। यहाँ हम लोग का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ए लेना पड़ेगा। वहां पे हम लोग 2 लूप के कारण, 2 एलिमेंट के कारण पाई ए लिए थे एक्सियल पे, तो फाइनल रिजल्ट वही आ जाएगा जो अभी हम लोग स्पेशल केस में बनाए थे, म्यू 0/4 पाई आई बाय ए स्क्वायर 2 पाई ए, टोटल लेंथ 2 पाई ए कट जाएगा, 2 पाई से 4 पाई कट के रिजल्ट फिर वही आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका सेंटर के लिए इंडिपेंडेंट प्रूफ भी छोटा सा कर सकते हैं। अगर कम मार्क्स में आया तो इसी को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, इसी से प्रूफ कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जिस चीज को पढ़े, सर्कुलर करंट लूप। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे खींच सकते हैं इसको देखते हैं। विद्युत धारा लूप के लिए चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार होंगी। तो अभी हम लोग देख रहे थे एक्सिस के पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला के हिसाब से जो अभी हम लोग देखे इसका डिटेल, तो लास्ट में हम लोग देखे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो था करंट के तरफ अगर हाथ घुमाते हैं तो अंगूठा की तरफ आता था, यानी इस तरफ। तो इससे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर करंट एक्सिस है, अभी एक्सिस भी क्या करंट के हिसाब से होगा। अगर मान लेते हैं करंट हम ऐसा ले रहे हैं, ऐसे उसको देखते हैं, फिलहाल हम ऐसा ही लेते हैं। तो अगर करंट सामने की तरफ गिर रहा हो इस तरह से, तो अंगूठा इस तरफ एक्सिस होगा, उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो सेंटर की तरफ एक लाइन इस तरह का बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। इसी से क्लू लेकर के हम लोग एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकाल सकेंगे, लेकिन एक क्लू से हम लोग, इस क्लू से देख सकते हैं कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड ठीक उसी टाइप का इसी तरफ होगा अंगूठे की तरफ। लेकिन जैसे से इससे दूर जाएंगे, लूप से दूर जाएंगे, तो उसका इफेक्ट कमजोर पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कमजोर पड़ेगा, उसका स्ट्रेंथ घटेगा, उसका मैग्नीट्यूड घटेगा, तो लाइन थोड़ा दूर होते जाएगा। तो इसके बाद जो लाइन हम खींचेंगे उसको थोड़ा सा इस लाइन से दूर भगाएंगे इस तरह से, इधर भी, यानी जो लाइन ऐसे आ रहा है इधर चल जाएगा, सेंटर वाला सीधा जाएगा, इधर से जो आया ऐसे आके इस तरफ भाग जाएगा। तो जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं देखना गैप बढ़ रहा है, गैप बढ़ने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ेगा। और जो नॉर्मल से बात है, किसी सिस्टम से दूर जाएंगे तो उसका इफेक्ट घटेगा। तो बी का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अगर हम और बढ़ाएंगे तो इसी तरह का बनेगा। और अंत में यहाँ पे हम देखेंगे कि लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बना लेगा। जो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डिफरेंस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में लूप बन रहा है, स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग बना रहे थे तो इस तरह का लूप बना रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी लूप नहीं बनाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसके ठीक अपोजिट लूप को बनाता है, यानी जहां से स्टार्ट किया फिर वहीं पर जाके उसको लाइंस खत्म हो सकता है। अगर इसी में हम करंट का डायरेक्शन बदल देते, यानी अगर लूप में इस तरह से करंट होता, यानी इस तरह से, तो बस लाइंस का नेचर वही रहता, लेकिन चूंकि करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिए, चेंज कर दिए, अपोजिट कर दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी एरो का डायरेक्शन के लिए एरो अपोजिट दिखाएंगे, मतलब इधर से जाता हो इस तरह से।